हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप कंपनी की बात करेंगे जो कि जो है आपके हाई ग्रोथ सेक्टर्स के लिए प्रॉक्सी बनकर आती है। तो कौन से हाई ग्रोथ सेक्टर्स के लिए जो है ये कंपनी प्रॉक्सी बनकर आती है? अगर आप देखोगे तो डेटा सेंटर जैसे सेक्टर्स हो जाते हैं, फिर इसके साथ साथ आपके टीएनडी सेक्टर हो गया, आपका पावर सेक्टर हो गया। तो ये सारे सेक्टर्स के लिए जो है कंपनी प्रॉक्सी बनकर आती है। तो कंपनी का मार्केट कैप जो है 7,700 करोड़ के आसपास है और कंपनी का नाम है क्वालिटी पावर। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से जो है क्वालिटी पावर ओवर 100+% का जो है रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक, और स्टॉक जो है ऑलरेडी रन अप हो चुका है। तो यहां से जो है मुझे वैल्यूएशन जो है थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही है और इन्वेस्टर्स का भी जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि भाई क्या वैल्यूएशन जो है कंपनी की थोड़ी एक्सपेंसिव है क्या? तो इस वीडियो के अंदर हम जो है पूरा बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे कंपनी का। इसके साथ साथ जो है हम वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे, मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दिया हुआ है, क्या चल रहा है कंपनी के अंदर और क्या ग्रोथ पोटेंशियल रहता है कंपनी का इन फ्यूचर। वो सारी चीजें जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम Q1 FY26 के नंबर्स देखें तो कंपनी के जो नंबर्स आ रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो Q4 के अंदर हमें टॉप लाइन के अंदर 176% की ग्रोथ देखने मिली थी और आपके Q1 FY26 के अंदर हमें जो है 188% की ग्रोथ देखने मिली है। अब कंपनी का आईपीओ अगर आप देखोगे तो रिसेंटली आईपीओ आया हुआ है। तो जब भी आईपीओ आता है ना, तब अगर आप देखोगे तो आईपीओ आने के 1 साल पहले कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर जो है हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिलती है और फिर उसके बाद जो है जो कमिंग ईयर होता है ना, वहां पे ग्रोथ जो है धीरे धीरे स्लो डाउन होते हुए देखने मिलती है। तो ये हमें जो है आपके क्वालिटी पावर के अंदर देखने नहीं मिला है। तो यहां अगर आप देखोगे तो ग्रोथ जो है क्वालिटी पावर की हमें जो है अभी भी इनके नंबर जो है अच्छे खासे आते हुए देखने मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है क्वालिटी पावर के लिए वो भी जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनकर आता है। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इस कंपनी के बारे में। तो यहां अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट क्या बता रहा है, तो मैनेजमेंट इनका जो मैनेजमेंट है जिनका नाम है मिस्टर पांडियन, तो वो क्या बता रहे हैं आप वो ध्यान से देखना कि Q1 FY26 के अंदर मैनेजमेंट इज सेइंग दैट मोमेंटम वाज सस्टेन्ड, देयर वाज स्ट्रांग एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग इन सप्लाई कंस्ट्रेंटेड मार्केट। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पूरे पावर सेक्टर के अंदर जो है सप्लाई का कंस्ट्रेंट हो चुका है, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई जो है उस डिमांड को मैच नहीं कर पा रही है क्योंकि आपका एआई का जो डेटा सेंटर्स है उसका एडॉप्शन इंक्रीज होते जा रहा है। डेटा सेंटर्स के लिए जो आपकी पावर बनकर आती है वो बहुत ज्यादा होती है। टीएनडी सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारी गवर्नमेंट जो है इतना ज्यादा केपेक्स कर रही है। तो क्वालिटी पावर जो पावर कंट्रोलिंग या पावर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है, वो इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो है डिमांड जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है। तो क्वालिटी पावर करती क्या है कंपनी और ये कौन से ऐसे बिजनेस मॉडल है जो कि इनकी जो है इतनी ज्यादा डिमांड बनकर आती है? अब यहां अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बनकर आते हैं। तो कंपनी के अंदर इनका एपेक नाम का एक ब्रांड आता है जो कि आपका मीडियम वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स बनाता है। इनका जो फैसिलिटी है वो सांगली के अंदर लोकेटेड है। फिर इसके साथ साथ इनका मेहरू नाम का एक ब्रांड है जो कि अगेन इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर है। फिर इसके साथ साथ एडिसन नाम का एक ब्रांड है जो कि कंपोजाइट्स के अंदर है। और इनका जो मेन कंपनी है जो कि क्वालिटी पावर है वो आपके कॉइल प्रोडक्ट्स, आपके ट्रांसफॉर्मर्स और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर है। तो ये जो है क्वालिटी पावर करता है और ये सारी चीजें जो है कंपनी बनाती है। अब कंपनी जो है अभी अभी लिस्ट हुई है, लिस्ट होकर जो है ज्यादा टाइम नहीं हुआ है कंपनी के। अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये लोग जो है कॉइल प्रोडक्ट्स के अंदर है। तो कॉइल प्रोडक्ट्स के अंदर ये लोग क्या क्या बनाते हैं, आपके इनरश रिएक्टर्स बनाते हैं, वेव ट्रैप्स बनाते हैं, आयन कोर रिएक्टर्स बनाती है, ऑयल रिएक्टर्स बनाती है और इसके साथ साथ ये लोग जो है आपके कस्टम डिजाइन रिएक्टर्स भी बनाते हैं। इसके साथ साथ ये कंपनी जो है आपके ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर भी काम करती है। और आप लोगों को पता ही होगा कि यार ट्रांसफॉर्मर सेक्टर के अंदर जो है डिमांड कितनी ज्यादा है। अगर आप ट्रिल जैसी कंपनीज देखोगे, आप शिलचार जैसी कंपनीज देखोगे तो मैनेजमेंट जो है कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा बुलिश है और ट्रांसफॉर्मर सेक्टर के अंदर जो है हमें कॉन्स्टेंटली जो है केपेक्स होता हुआ देखने मिल रहा है। रीजन ये बनकर आता है क्योंकि बहुत सेक्टर के अंदर जो है डिमांड ही इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। अब ये लोग जो है आपके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर भी है, जहां अगेन ये लोग जो है आपके ट्रांसफॉर्मर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो सारी चीजें जो है ये लोग बनाते हैं। तो ये लोग अबाउट 500 किलोवाट के आसपास जो है बनाते हैं और ये आपका मेहरू ब्रांड के अंदर होता है और ईपीईसी वाला जो इनका ब्रांड है वहां पे होता है। फिर इसके साथ साथ कंपनी का जो मेन बिजनेस है ना वो ये है, ये लोग जो है पावर क्वालिटी सिस्टम बनाते हैं जो कि आपके पावर को जो है कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। तो कई बार आप देखते हो कि पावर जब ट्रांसमिट हो रही होती है ट्रांसफॉर्मर से या फिर आपके सबस्टेशन से,
तो पावर जो है बहुत ज्यादा अनइवन होती है, स्टेबल नहीं होती है। तो उस पावर को स्टेबल करने के लिए जो है क्वालिटी पावर के इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, ताकि पावर लॉस जो होता है ना ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम, उसे जो है वो रिड्यूस किया जाए। तो यहां पे आप देखोगे तो ये लोग जो है आपके पैसिव सिस्टम बनाते हैं। पैसिव सिस्टम्स के अंदर ये लोग जो है आपके हार्मोनिक फिल्टर्स हो गए, शंट रिएक्टर्स हो गए, फिर हाइब्रिड सिस्टम के अंदर ये लोग टीएससी, एमसीआरओ, टीसीटी जैसी चीजें बनाते हैं। एक्टिव सिस्टम्स के अंदर ये लोग एसवीसी, एमईसीबी और स्टैटकॉम जैसी चीजें भी बनाते हैं। अब इनका एचवीडीसी, स्टैटकॉम और एसवीसी के अंदर जो है डिफरेंस क्या होता है? आपका जो एचवीडीसी होता है ना, ये आपका बहुत जो करंट होता है ना, उसे लॉन्ग प्लेसेस पे मूव करने के लिए जो है एचवीडीसी यूज किया जाता है। जो भी कंपनी एचवीडीसी के अंदर काम करती है, उनके मार्जिन अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली टू अदर कंपनी जो है बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब एचवीडीसी के अंदर एक कंपनी काम करती है जिसका नाम है जी वर्नोवा। तो जी वर्नोवा जब से एचवीडीसी के प्रोजेक्ट्स लेने लगी है, तब से अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन जो है हमें चेंज होते हुए देखने मिले। कंपनी पहले 8-9% का एबिटा बना रही थी, अभी अगर आप देखोगे जी वर्नोवा को, तो ये लोग जो है कम से कम 19% का एबिटा बना रहे, जो कि इंक्रीज होता हुआ हमें जो है 29% के आसपास भी जो है हमें इनके मार्जिन इंक्रीज होते हुए देखने मिले। तो एचवीडीसी सबके बस की बात नहीं है, इसलिए जो है जो कंपनीज एचवीडीसी के अंदर काम करती है, उनके मार्जिन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो एचवीडीसी के लिए आपके जो ग्रिड्स होते हैं ना, वो भी थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। फिर इसके साथ साथ अगर हम स्टैटकॉम की बात करें, तो स्टैटकॉम जो है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है ना, उसे ये लोग जो है वो स्टेबल कर कर रखते हैं। तो स्टैटकॉम कहाँ यूज होता है? स्टैटकॉम जो है आपका वोल्टेज को स्टेबलाइज करने में यूज होता है, आपका पावर क्वालिटी को इंप्रूव करने में यूज होता है। तो फिर उसके बाद जो है वो पावर रिन्यूएबल्स को सप्लाई होता है, ग्रिड्स को सप्लाई होता है, रेलवेज को सप्लाई होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपका स्टैटकॉम करता है। फिर एसवीसी क्या करता है? एसवीसी आपका जो ग्रिड का जो वोल्टेज है ना, उसे स्टेबल रखता है आपके रिएक्टर्स और कैपेसिटीज के थ्रू। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो ये कहाँ यूज होता है? ये आपके स्टील मिल्स के अंदर, माइंस के अंदर, रेलवेज के अंदर और सब स्टेशन के अंदर जो है आपका एसवीसी जो है वो यूज किया जाता है। फिर इसके साथ साथ कंपनी की अगर हम फैसिलिटीज की बात करें, तो इनका जो सबसे बड़ा फैसिलिटी है ना, वो सांगली के अंदर सिचुएटेड है, महाराष्ट्र के अंदर, और कोचिन के अंदर भी जो है केरला के अंदर इनकी एक बड़ी फैसिलिटी है। फिर इसके साथ साथ भिवंडी के अंदर भी इन्होंने जो है, भिवाड़ी के अंदर भी इन्होंने स्केल किया है, राजस्थान के अंदर, जहां इनका मेहरू वाला फैसिलिटी है। और कंपनी का टर्की के अंदर भी जो है बहुत बड़ा फैसिलिटी है, अंकारा के अंदर। तो यहां पे आप देखोगे तो एंड यूजर इंडस्ट्रीज कौन सी बनकर आती है क्वालिटी पावर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए? आपकी केमिकल, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, स्टील एंड मेटल, ऑयल एंड गैस, पावर यूटिलिटीज, रिन्यूएबल्स, और इसके साथ साथ मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा डेटा सेंटर्स। तो डेटा सेंटर के लिए भी जो है ये कंपनी कहीं ना कहीं से जो है प्रॉक्सी जीरो टू हीरो के अंदर भी सिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप डिफरेंट स्टॉक्स का वैल्यूएशन कर सकते हो। मैंने आपको ये भी डिटेल के अंदर बताया हुआ है कि कौन से सेक्टर के अंदर आपको क्या ट्रैक करना है। जैसे कि टीएनडी सेक्टर के अंदर आपको कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, ईपीसी के अंदर कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, कैपिटल मार्केट्स के अंदर कुछ और ट्रैक करना पड़ता है। तो हर एक सेक्टर की डिफरेंट चेकलिस्ट जो है हमने इस मास्टर क्लास के अंदर आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करी हुई है। इसके साथ साथ बात की है कि मैं किस तरीके से जो है टेक्नो फंडा एनालिसिस करता हूँ, किस तरीके से मेरी क्या चेकलिस्ट है जिस पर मैं डिसाइड करता हूँ कि इस स्टॉक को मुझे ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो के अंदर या फिर कट करना है। और इसके साथ साथ किस तरीके से आप कॉन कॉल डिकोड कर सकते हो, इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन डिकोड कर सकते हो, और मेगा ट्रेंड्स फाइंड कर सकते हो कॉन कॉल को रीड कर और मैं किस तरीके से कॉन कॉल को रीड करता हूँ, मार्केट के अंदर डॉट्स किस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, एआई को किस तरीके से यूज करता हूँ। ये सारी चीजें जीरो टू हीरो के अंदर डिस्कस करी हुई है। अगर आपने इसके लिए अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो जीरो टू हीरो के लिए रजिस्टर कर लेना, क्योंकि इसके अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है बॉस, आप जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और वही हमारा अपकमिंग लाइव सेशन भी है मार्केट अपॉर्चुनिटीज H1 FY26 पे। तो इसका प्राइस मैंने बहुत रीजनेबल रखा है, दैट इज 1.99। तो इसके लिए अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो इसके लिए लाइव आना, जहाँ पे मैं जो है अपने पोर्टफोलियो की सारी कंपनीज डिस्कस करूंगा। आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप आपके पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक कब आपको ऐड करना चाहिए, कब कट करना चाहिए, कब आपको डिसाइड करना चाहिए कि मुझे इस स्टॉक के अंदर जो है पोजीशन होल्ड करनी है। क्योंकि एज इन्वेस्टर हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यार हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें स्टॉक से एग्जिट कब लेनी चाहिए, स्टॉक के अंदर पोजीशन कब बनानी चाहिए, और बहुत से इन्वेस्टर जो है ना स्टॉक के अंदर जो है फंस जाते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो है हम पोर्टफोलियो एनालिसिस और मार्केट अपॉर्चुनिटीज का सेशन डिस्कस करेंगे। पूरा 2 नवंबर को ये वर्कशॉप होने वाला है, संडे के दिन हम करेंगे, मॉर्निंग 10 o'clock के आसपास स्टार्ट करेंगे, और वहां से जो है हम कुछ शाम तक बैठेंगे 7 से 8 बजे तक और डिस्कस करेंगे मार्केट के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटीज बनकर आती है, जो कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी है, मेरे पोर्टफोलियो के बाहर में भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारी अपॉर्चुनिटीज जो है, सारे सेक्टर्स की अपॉर्चुनिटीज जो है मैं आप लोगों के साथ जो है इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो बहुत मजा आने वाला है। इसके साथ साथ हम लोग जो है इस सेशन के अंदर लाइव Q&A भी करने वाले हैं। सारे सेक्टर जो है हम लोग जो है इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं।
और सारे सेक्टर्स के अंदर मुझे कौन सी सबसे ज़्यादा हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कौन से एडेड है और किस तरीके से मैंने अपनी वॉच लिस्ट जो है H2 FY26 के लिए जो है बनाकर रखी है, क्योंकि हाई चांसेस है कि H2 FY26 के अंदर हमें जो है ना हमारे मार्केट के अंदर बुल रन देखने मिले। तो आपको एज इन्वेस्टर जो है पहले ही आपका बुल रन के पहले होमवर्क करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो है हम अपकमिंग लाइव सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ज़ीरो टू हीरो अटेंड कर आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको जो है पूरी चीज़ें समझ आ जाएगी। जस्ट इन केस अगर आपने ज़ीरो टू हीरो अटेंड नहीं किया है तो आप ये सेशन के लिए आना, लाइव आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। दोनों सेशन के लिए कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल ज़ीरो टू हीरो अगर आप देख कर आओगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर कौन से स्टॉक्स ऐड करे, क्या मेरा पोर्टफोलियो है, क्या-क्या चेंजेस करे हुए, क्या पोजीशन वाइज़ किस तरीके से मैंने पोजीशन साइज़िंग कर रखी है, किस तरीके से हमें पोजीशन साइज़िंग करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं अपकमिंग सेशन के अंदर जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस सेशन को जो है बिल्कुल मिस मत करना, 2 नवंबर को हम सेशन करने वाले। जल्द से जल्द जो है सेशन के लिए रजिस्टर करके रख लो, क्योंकि आगे जाकर जो है आपको इसका प्राइस इंक्रीज़ होता हुआ देखने मिलेगा। और दोनों सेशन के लिए अगर आप देखोगे तो जो रिकॉर्डिंग्स है ना, ये जो है आपके लिए लाइफ टाइम वैलिड है, लेकिन ये जो है अपकमिंग लाइव सेशन होने वाला है 2 नवंबर को। और ज़ीरो टू हीरो अगर आप देखोगे तो ये पूरा रिकॉर्डेड सेशन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों वर्कशॉप को जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। नीचे मैं कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे रहा हूँ, दोनों के। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कंपनी ने जो है आपके मेहरू इलेक्ट्रिकल के अंदर जो है 51 स्टेक एक्वायर करा था पहले, और फिर इसके बाद जो है उन्होंने वहां पे स्टेक जो है वो इंक्रीज भी कर दिया। इसके साथ साथ सांगली के अंदर जो है इनका बहुत बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन आ रहा है, जहां आगे जाकर जो है हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो ग्रोथ जो है वो क्वालिटी पावर के अंदर देखने मिल सकती है। फिर इसके साथ साथ अगर मैं मार्केट सेगमेंट्स की बात करूं तो आपका जो पावर प्रोडक्ट्स वाला मार्केट है ना, एक्सपेक्टेड है कि ये मार्केट इंडिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करने वाला है। तो आपका 2024 से 2028 तक 60 to 65% CAGR की जो है ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आपके पावर प्रोडक्ट्स के अंदर। पावर प्रोडक्ट्स के अंदर जब हम हाई वोल्टेज की बात करें तो 18% CAGR की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। पावर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर 18% CAGR का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और आपके स्टैटकॉम के अंदर भी जो है 18% के आसपास की जो है ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो FY25 के अंदर 24/25 हमें 18% का टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिला है कंपनी के अंदर, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिला है, जहां हमें जो है 80% की पैट ग्रोथ देखने मिली है कंपनी के अंदर। तो अब बहुत बड़ा रीज़न ये है, चलो क्वालिटी पावर की अगर हम बात ही कर ले तो एक बहुत बड़ा रीज़न बताता हूँ कि इनकी FY25 की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा रही है। अगर आप थोड़ा इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान दोगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई मास्टर क्लास का लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। मास्टर क्लास के अंदर जो है मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर सिखाया कि किस तरीके से जो है आप डॉट्स कनेक्ट कर सकते हो, और आप खुद जो है कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हो और खुद इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हो कि भाई क्या इस कंपनी के अंदर जो है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको किसी पे भी जो है रिलाई करने की जरूरत नहीं है। तो इस मास्टर क्लास के अंदर जो आपको वैल्यू मिलता है वो जो है वो वैल्यू की जो है, मतलब आपको बोलता हूं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज 100x ज्यादा वैल्यूएबल है जो आप कॉस्ट पे कर रहे हो। तो आप जो कॉस्ट पे कर रहे हो और जो आपको वैल्यू दी जा रही है वो वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ आप जो भी कॉस्ट पे करोगे। तो यहां पे आप देखोगे तो कंपनी का जो अदर इनकम है ना वो 53 करोड़ के आसपास है, और ये कंपनी का जो टर्की वाला डिवीजन है ना उसके वजह से जो है हमें अदर इनकम देखने मिला है। इनकी जो टर्की की जो करेंसी है ना वो डेप्रिशिएट हो रही थी, और ये करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से कंपनी ने जो है फॉरेक्स गेन्स लिए। तो फॉरेक्स गेन इन्होंने रियलाइज करने के बाद 53 करोड़ जो कंपनी के है, जो कि इनके अदर इनकम में कैटेगराइज है, वो जो है इनका सही प्रॉफिट नहीं है। तो यहां अगर आप देखोगे तो जो कंपनी का प्रॉफिट बनकर आता है ना, रियल जो कंपनी का प्रॉफिट है वो जो है सिर्फ 50 करोड़ के आसपास है अगर आप देखोगे तो ये जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट है जो कि फिर से नहीं हो सकता है। और टर्की के अंदर सिचुएशन जो है इन टर्म्स ऑफ करेंसी अभी हमें नॉर्मलाइज होते हुए दिखी है, तो धीरे धीरे जो है हमें वहां पे सिनेरियो जो है वो बेटर होता हुआ देखने मिलेगा। तो जो ये लेवल की वॉलेटिलिटी हमें अभी देखने मिल रही है ना कंपनी के अंदर, वो जो है आगे जाकर थोड़ी रिड्यूस हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। जब मैं अदर पीयर से कंपेयर करूं, ऐसे तो मैं जो है बहुत डिटेल वीडियो जो है एक्स पे बना चुका हूं पूरे TND सेक्टर के ऊपर। तो अभी तक अब अगर आप जो है मुझे एक्स पे फॉलो नहीं करते हो तो जल्द से जल्द जाओ मुझे एक्स पे फॉलो करो। अब एक्स पे जो है हमने TND सेक्टर के ऊपर एक बहुत डिटेल कवर कर रखा है। ये देखो अबाउट 48 मिनट्स का जो है ये वीडियो है, जहां हमने इस सेक्टर के जो भी स्टॉक्स बनकर आते हैं सबको जो है कवर कर रखा है। तो अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको जो है एक बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। इसके साथ साथ मास्टर क्लास के अंदर जो है हम ऑलरेडी मेगा ट्रेंड्स वगैरह जो है सारे डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी सारी अपॉर्चुनिटीज डिस्कस कर चुके हैं जो कि इन कमिंग ईयर्स जो है हमें देखने मिलेंगे, और मेगा ट्रेंड्स जो है हमें ऑलरेडी प्ले आउट होते हुए देखने मिल रहे हैं। तो क्वालिटी पावर ये स्टॉक जो है जब से ये 400 के लेवल पे से था, मैंने इसका पुराने चैनल पे भी जो है इसका वीडियो बनाकर रखा था, तो
जब से स्टॉक जो है 400 के लेवल पे था तब से मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि भाई कंपनी जो है थोड़ी इंटरेस्टिंग है उस लेवल पे। तो अभी तो स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा रनअप दे चुका है, लेकिन उस लेवल पे जो है स्टॉक मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपसे बात करी हुई है। तो पिछले चैनल पे भी जो हमारा 10,000 सब्सक्राइबर्स का पुराना चैनल था जो कि हमने खो दिया ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स, वहाँ पे जो है हमने इस चीज़ की बात की थी। इसके साथ साथ मास्टर क्लास के अंदर भी जो है मैंने आपके साथ डिस्कस करे हुए कोई सेक्टर्स और बहुत सारी कंपनीज जहां हमें जो है मेगा ट्रेंड जो है प्ले आउट होता हुआ देखने मिल रहा है और विद इन कमिंग ईयर जो है हमें अपॉर्चुनिटीज प्ले आउट होते हुए देखने मिल सकती है। तो आप उन कंपनीज को जो है इंडिपेंडेंटली जाकर स्टडी कर सकते हो। तो मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एनरोल कर सकते हो। अब यहाँ एकदम ध्यान देना है, अगर आप बाकी कंपनीज को कंपेयर करोगे तो क्वालिटी पावर उस वैल्यू चेन के अंदर कहाँ आती है, ट्रांसफार्मर के वैल्यू चेन के अंदर। तो यहां अगर आप देखोगे तो ये लोग HVDC रिएक्टर्स के अंदर है, कॉइल्स के अंदर है और आपके पावर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर है। तो वैल्यू चेन के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है मिड स्ट्रीम के अंदर आते हैं। मतलब क्या कि ये लोग जो है आपके इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड कर जो है आपकी ट्रांसफार्मर कंपनीज को या फिर जो कंपनीज HVDC के अंदर काम करती है उन्हें जो है ये लोग इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इसलिए कंपनी के मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो ये लोग आराम से 17 to 22% का जो है एबिटा बना सकते हैं। ट्रेल अगर आप देखोगे तो ये पूरा ट्रांसफार्मर्स के अंदर काम करती है, ये लोग फुल्ली वैल्यू चेन इंटीग्रेटेड है, इसलिए अगर आप इनके मार्जिन देखोगे तो 10 to 15% के आसपास ही है। शिलचार के एबिटा मार्जिन हालांकि बहुत ज्यादा हेल्दी है और शिलचार भी जो है आपका मिड स्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही काम करती है और शिलचार जो है आपका बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं है, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का लेवल जो है हमें ट्रिल के अंदर देखने मिलता है। और GE वर्नोवा जो है ये सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि सबसे ज्यादा मार्जिन कमा रही है और इसके साथ साथ कंपनी जो है फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेट भी है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन जो है मुझे पर्सनली समझ नहीं आती है। तो यहाँ पे अगेन मैं बात करूं तो ट्रांसफार्मर्स के अंदर आपकी जितनी ज्यादा वैल्यू चेन इंटीग्रेटेड होगी ना उतने ज्यादा आपके मार्जिन जो है बेटर होंगे। तो आप जितना ज्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेट रहते हो उतना ज्यादा आपका कॉस्ट एफिशिएंसीज होता है और बेटर मार्जिन और बेटर ऑपरेटिंग लेवरेज जो है हमें आपके कंपनी के अंदर देखने मिलता है। तो यहां अगर आप देखोगे तो क्वालिटी पावर जो है आपके हायर मार्जिन नीश के अंदर काम करता है, जैसे कि HVDC रिएक्टर्स, कॉइल्स और फैक्स। इसलिए अगर आप देखोगे तो इनके जो मार्जिन है ना वो इनके पीयर से हमें बेटर बनते हुए देखने मिलते हैं। तो कॉइल प्रोडक्ट से अगर कंपनी के रेवेन्यूज देखोगे तो अबाउट 40% ऑफ रेवेन्यूज कॉइल प्रोडक्ट से आ रहे हैं। पावर क्वालिटी सॉल्यूशन से कंपनी के अबाउट 40-45% ऑफ रेवेन्यूज हमें देखने मिल रहे हैं और ट्रांसफार्मर से जो कंपनी के रेवेन्यूज आ रहे हैं ना वो अभी बहुत ज्यादा कम है। और जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर से लाइन ट्रैप से वहां से कंपनी के 15 to 20% के आसपास जो है रेवेन्यूज आ रहे हैं। तो इनके मेन रेवेन्यूज जो है वो पावर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट से ही जो है हमें देखने मिल रहा है। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के अंदर कोई भी कंपनी काम करती है तो उनके मार्जिन जो है थोड़े लोअर साइड पे होते हैं, क्योंकि ये मार्जिन आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है मास प्रोड्यूस्ड होते हैं। फिर उसके बाद आपके पावर ट्रांसफार्मर आते हैं जहां कंपनी के मार्जिन जो है वो बेटर हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के स्लाइटली बेटर मार्जिन होते हैं। यहाँ पे कंपनी 10 से 12% के आसपास का जो है एबिटा बना सकता है। अब स्पेशल ट्रांसफार्मर के अंदर कंपनी के मार्जिन आए होते हैं जैसे कि HVDC रिएक्टर, अर्थिंग, जिगजैग के अंदर। तो यहाँ पे ये चीजें भी कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्पिटिटर्स भी कम है और आपके मार्जिन भी जो है 15 to 25% के आसपास जो है एबिटा मार्जिन बना लेती है कंपनी। अब क्वालिटी पावर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मैं बोलूं तो गाइडेंस। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस क्या दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो है 337 करोड़ की जो है टॉप लाइन करी थी FY25 के अंदर। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है FY26 के लिए 700 से 850 करोड़ FY26। तो ओवर हमें 100 to 130% का जो है ग्रोथ देखने मिल सकता है टॉप लाइन के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब हमें यह देखना है कि एग्जीक्यूशन, मैनेजमेंट ने गाइडेंस तो दे दिया, अब गाइडेंस तो कोई भी दे देगा, लेकिन एज इन्वेस्टर जो है हमें एग्जीक्यूशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो हमें देखना है कि क्या मैनेजमेंट ये एग्जीक्यूट कर पाता है क्या। और इनके अभी के नंबर्स तो बहुत स्ट्रांग आए जून के, और मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो आपकी TND सेक्टर के अंदर जो भी कंपनी है उनके Q3 और Q4 के नंबर्स हो गए ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए एज कंपेयर टू Q1 Q2। तो थोड़ा H2 के तरफ जो है चीजें ज्यादा स्क्यूड होती है अगर आप आपकी TND सेक्टर वाली कंपनीज के अंदर देखोगे, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं। कंपनी की जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो ओवर 1000 करोड़ है और इसके साथ साथ एज ऑफ नाउ इनके जो एबिटा मार्जिन है वो 17 to 18% के आसपास है और ये मार्जिन जो है हमें 20% के आसपास जो है इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कंपनी का जो है सांगली के अंदर बहुत बड़ा केपेक्स आ रहा है, तो इनका कैपेसिटी रैंप अप हो रहा है सांगली के अंदर, जहां पे ये इनकी कैपेसिटी जो है 9x से इंक्रीज कर रहे हैं इन कमिंग 18 मंथ्स। और फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो मेहरू के अंदर जो इनका केपेक्स है, जहां पे इन्होंने 45% की जो इनकी कैपेसिटी थी वो एक्सपांड की है, जो कि कमिंग 4 to 5 मंथ्स के अंदर जो है हमें रेडी होते हुए देखने मिलेगी। अब मेहरू के अंदर कंपनी के मार्जिन अगर आप देखोगे तो थोड़े लोअर साइड पे जो है हमें देखने मिलते हैं। कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट वाइज मार्जिन की बात करें तो इनकी सबसे
ज़्यादा मार्जिन जो है पावर क्वालिटी सॉल्यूशंस के अंदर है, 20-25% के आसपास। कॉइल्स के अंदर 20-22% का मार्जिन जो है ये लोग बना रहे। अब क्वालिटी पावर की अगर मैं बात करूं तो एक और कंपनी है जयबी लैमिनेशंस नाम है कंपनी का, और एक कंपनी है विलास ट्रांसकोर। तो जयबी और विलास भी जो है आपके कॉइल्स के अंदर है और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर है। लेकिन क्वालिटी पावर के मार्जिन्स अगर आप देखोगे, इनके मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो अबाउट 15% 9% के आसपास है। तो इनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये लोग 10-11% के आसपास, 12% के आसपास जो है ये लोग एबिटा बना रहे। तो क्वालिटी पावर के मार्जिन जो है इनसे थोड़े ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि ये लोग थोड़ा स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के अंदर काम करते हैं। तो मार्जिन मैनेजमेंट बता रहा है कि आगे जाकर जो है हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे, और ये लोग जो है HVDC प्रोजेक्ट्स वगैरह भी टारगेट कर रहे हैं। तो वहां से मार्जिन जो है हमें बेटर होते हुए ही देखने मिलेंगे। अब ऑर्डर बुक की बात करें तो यहाँ अगेन अगर आप देखोगे तो पहले थोड़ा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इनकी मेन कंपनी है क्वालिटी पावर। अब मेहरू इलेक्ट्रिकल जो है इनकी सब्सिडरी है, जहाँ पे ये लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं। ये इन्होंने अभी एक्वायर किए कुछ टाइम पहले। एंडॉक्स जो है इनकी टर्की के अंदर सब्सिडरी है, और ये सब्सिडरी के वजह से ही जो है हमें इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने मिल रहा है P&L स्टेटमेंट के अंदर। फिर इसके साथ साथ इनकी जो मेन सबसे बड़ी बड़ी फैसिलिटी है वो सांगली के अंदर है, और दूसरी वाली जो है वो कोचीन के अंदर है। और कंपनी जो है सिर्फ यूएस के अंदर ही काम नहीं करती है, तो टैरिफ का जो रिस्क है कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कम बनकर आता है। तो यहाँ पे आप देखो, हालांकि अभी देखो टैरिफ पे जो है सिचुएशन थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज होनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन स्टिल ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि यार ट्रम्प देखो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो क्या हो सकता है क्या नहीं वो कुछ हम बोल नहीं सकते। तो टैरिफ से जो है कंपनी को इतना ज्यादा रिस्क नहीं बनकर आता है, ऐसा मैनेजमेंट बता रहा है। इनका जियोग्राफिकल प्रेजेंस अगर आप देखोगे तो ये लोग इंडिया के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, हांगकांग और टर्की जैसी कंट्रीज के अंदर जो है काम करते हैं। फिर इसके साथ साथ कंपनी को जो है आपके HVDC वाले कैटेगरी के अंदर और फैक्स वाले कैटेगरी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने मिल रही है। और अभी जो है पावर साइकिल के अंदर जो है दो टाइप की साइकिल होती है, एक बूम साइकिल होती है, एक बस साइकिल होती है। तो आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप पावर सेक्टर की कंपनीज को देखोगे तो 2020 से जो है हमें बूम साइकिल देखने मिली है। तो अगर मैं आपसे एक स्किपर का ही एग्जाम्पल लूँ, स्किपर जो है EPC कंपनी है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमें 2020 और 2018-19 के आसपास इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं देखने मिल रही थी। लेकिन 2020 से अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर जो है हमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा बेटर होनी स्टार्ट हो गई है। वही अगर हम ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड के केस में देखेंगे तो पहले यहाँ पे भी जो है हमें 2016, 17, 18 के आसपास बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं देखने मिली थी। बट अभी अगर आप देखोगे तो 2023, 2024 और 5 से जो है ग्रोथ का जो सिनेरियो है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो एज ऑफ नाउ हम जो है पावर के अपसाइकिल के अंदर चल रहे हैं, और ये साइकिल जो है यूजुअली 5, 7 और 10 ईयर्स के आसपास रिलाई करती है। तो पावर के अपसाइकिल के अंदर मैं बोलूंगा हम लोग जो है अभी मिड साइकिल के अंदर जो है थोड़ा काम कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ मैनेजमेंट ये बता रहा है कि यहाँ पे कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने क्या बताया, ध्यान से पढ़ना। मिडल ईस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया हैड मल्टीपल ग्रीनफील्ड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स व्हिच क्लोज्ड फंडिंग एंड स्टार्टेड ऑर्डरिंग दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर इंडिया कुड बी द बिगेस्ट बिकॉज Power Grid Corporation India Limited is coming up with multiple packages under Green Energy Corridor Phase 2, plus there are large flexible AC transmission schemes in आपका पाइपलाइन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पावर स्पेस के अंदर जो है आपके ऑर्डर जो है ना वो थोड़े लंपी होते हैं। तो यहाँ पे कुछ साल जो है आपको ऑर्डर्स देखने मिलेंगे जो कि अपसाइकल होती है, और फिर कुछ साल जो है आपको ऑर्डर्स नहीं देखने मिलेंगे। अब इन कंपनीज के अंदर ऑर्डर बुक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको एज इन्वेस्टर जो है फोकस करना चाहिए। और कौन सी इंडस्ट्री के अंदर कौन सा मेट्रिक इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीजें जो है हम मास्टर क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने मास्टर क्लास के अंदर अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है तो लिंक मास्टर क्लास का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जल्द जो है मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर देना। एक बार इसका प्राइस इंक्रीज हो जाए तो मैं जो है आपकी हेल्प आउट नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो EPC कंपनीज के अंदर, आपकी पावर कंपनीज के अंदर आपको ऑर्डर बुक पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। और स्पेशली T&D सेक्टर की कंपनीज अगर आप देखोगे तो देखो एक बार केपेक्स हो जाता है तो आपके ट्रांसमिशन टावर्स वगैरह ये चीजें जो है कितने साल लास्ट करती है, 30-40 ईयर्स तो लास्ट कर ही देती है। तो अभी जो है हमें आपका रिनोवेशन का भी केपेक्स जो है देखने मिल रहा है US और यूरोप से। लेकिन एक बार ये केपेक्स की अपसाइकल हो गई तो आपकी जो डिमांड है ना वो आगे जाकर स्टेगनेंट हो जाती है, और जिस लेवल की ग्रोथ हमें देखने मिल रही है उस लेवल की ग्रोथ जो है हमें देखने नहीं मिलती है। तो अप डाउन साइकिल का जो है ये बहुत बड़ा रिस्क है। अप साइकिल के अंदर जो है स्टॉक्स बहुत अच्छा करते हैं, तो आपको वो चीजें जो है ध्यान रख के चलनी पड़ेगी। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मेहरू के अंदर कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनके मार्जिन जो है एज ऑफ नाउ मिड टीन्स के आसपास है, जो कि मैनेजमेंट ये बता रहा है कि अबाउट जो है हमें 20-30% से जो है इनके रेवेन्यूज ये लोग स्केल आउट करता हुआ दिखेंगे, और इनके मार्जिन जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे मेहरू के अंदर इन कमिंग क्वार्टर। एज ऑफ नाउ मेहरू के अंदर जो यूटिलाइजेशन चल रहा है वो 95% का चल रहा है, और जो ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर कंपनी काम करती है तो वहां पे इनके मार्जिन भी जो है ना थोड़े लोअर साइड पे।
फिर इसके साथ साथ इन्होंने यश हाई वोल्टेज के साथ भी जो है पार्टनरशिप कर कर रखी है। अब यश हाई वोल्टेज भी इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि आपके टीएनडी सेक्टर के अंदर काम करती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी वैल्यूएशन जो है मुझे पर्सनली समझ नहीं आती है। यश हाई वोल्टेज की वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है कंसिडरिंग की जो गाइडेंस जो है मैनेजमेंट ने दिया हुआ है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यश हाई वोल्टेज के साथ जो ट्रांसफार्मर के इक्विपमेंट्स होते हैं ना, उसके लिए जो है कंपनी के मैनेजमेंट ने पार्टनरशिप करा हुआ है। फिर इसके साथ साथ अगर हम मार्केट डायनामिक्स की बात करें तो अबाउट इंडियन और ग्लोबल मार्केट्स का अगर आप देखोगे तो 40-60% के आसपास जो है कंट्रीब्यूशन है। तो कंपनी के अबाउट 40% ऑफ रेवेन्यू जो है इंडियन मार्केट से आ रहे हैं और 60% ऑफ रेवेन्यू जो है कंपनी के ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं। अब एक थोड़ा नेगेटिव चीज मैं क्वालिटी पावर के लिए बोलूँ तो अभी जो है इनके पास एचवीडीसी ऑर्डर्स आप जब लेते हो तब आपकी बैलेंस शीट भी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए और आपके पास जो है कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो एज ऑफ नाउ कंपनी के जो है थोड़े कैपेसिटी कंस्ट्रेंट चल रहे, तो ये लोग इतने एचवीडीसी ऑर्डर्स वगैरह ले नहीं पा रहे, लेकिन ये कैपेसिटी जो है H2 FY26 के अंदर हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगी। तो तब से ये लोग जो है आपके एचवीडीसी के ऑर्डर्स जो है वो ले पाएंगे। फिर इसके साथ साथ कंपनी को जो है आपके चाइनीज प्लेयर्स की वजह से जो है कंपटीशन फेस करने मिल रहा है, तो इनके मार्जिन जो है उन्हें उस हिसाब से रखने पड़ते हैं। लेकिन ओवरऑल आपकी जो एचपीडीसी की जो डिमांड है और आपके फैक्ट्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। तो ओवरऑल सारी कंपनीज के पास जो है बिजनेस रहने वाला है इन कमिंग ईयर्स। अब कंपनी का जो ऑर्डर बैकलॉग है वो 775 करोड़ के आसपास का है, जिसमें से अबाउट 350 करोड़ इनके पास मेहरू से पड़ा हुआ है और 250 करोड़ जो है कंपनी के पास क्वालिटी पावर से पड़ा हुआ है और बचा हुआ जो है इनका इंडोक्स नाम का सब्सिडरी है उसके अंदर है। तो इनके नंबर्स इस बार के बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस भी दिया हुआ है वो भी इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। और जो सुकृत जो इन्होंने आपका यश हाई वोल्टेज के साथ जेवी बनाकर रखा है, तो वहां पे भी आप देखोगे तो इनके जो मार्जिन है ना, ये जो है इनके रेवेन्यू पे नहीं आएगा, क्योंकि सुकृत के अंदर जो ये काम कर रहे हैं वो जो है इक्विटी के अकाउंट अंदर अकाउंट होगा। तो वहां पे भी अगेन अगर आप जेवी बनाते हो तब थोड़ा बहुत आपके रेवेन्यू के ऊपर इफेक्ट देखने मिल सकता है, लेकिन अगर चीजें जेवी पे नहीं है तो आपको इक्विटी पे इफेक्ट देखने मिलता है। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो कंपनी के पैट मार्जिन का मैं अगर आपको गाइडेंस बोलूं तो मैनेजमेंट बता रहा है कि ये लोग 17 to 20% के आसपास जो है पैट मार्जिन आराम से बना लेंगे। तो अब वो हमें देखना है कि किस तरीके से जो है इनके केस में चीजें जो है हमें प्ले आउट होते हुए देखने मिलती है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। अगर मैं ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करूं FY26 के लिए, तो हमें जो है HVDC से अच्छे खासे ऑर्डर्स देखने मिल सकते हैं। तो H2 FY26 पे आपको ध्यान देना है एज इन्वेस्टर। फिर इसके साथ साथ मेहरू के अंदर जो है सिचुएशन बेटर हो रही है, तो वहां पे आपको देखना है कि क्या वहां पे मार्जिन हमें जो है बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं क्या। अगेन ऑर्डर बैकलॉग की अगर मैं बात करूं तो 775 करोड़ का जो है ऑर्डर बैकलॉग पड़ा हुआ है कंपनी के पास। तो पिछले साल जो कंपनी ने FY25 के अंदर जो रेवेन्यू किया था ना, उससे लगभग डबल जो है कंपनी के पास ऑर्डर पड़े हुए। तो जब ऑर्डर विजिबिलिटी अच्छी होती है ना आपकी इन कंपनीज के पास, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी का भी जो है हमें बहुत सही से आइडिया लग जाता है। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी देखने मिल रही है हमें कंसिडरिंग जो ऑर्डर्स है कंपनी के पास। फिर इसके साथ साथ आगे जाकर क्या ग्रोथ ट्रिगर्स बनकर आते हैं कंपनी के लिए, तो आगे जाकर अगर आप देखोगे तो ये इनके जो है सांगली के अंदर बहुत बड़ा प्लांट आ रहा है, कोचीन के अंदर बहुत बड़ा प्लांट आ रहा है। फिर इसके साथ साथ ये लोग जो है आपके HVDC के अंदर भी एक्सपांड कर रहे हैं, स्टैटकॉम के अंदर भी ये लोग जो है प्ले आउट कर रहे हैं। तो वहाँ से जो है डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिलेगी। फिर ओवरऑल कंपनी जो है आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन वगैरह भी कर रही है, जहाँ से मार्जिन जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। अब थोड़ा जो है मैं थोड़ा आपसे पॉइंट पे बात करता हूँ, मुद्दे पे बात करता हूँ, वो है वैल्यूएशन। देखो कंपनी अपसाइकल के अंदर है, सारी चीजें पॉजिटिव लग रही है कंपनी के अंदर। रिस्क भी है कि टीएनडी की जो अपसाइकल है वो थोड़ा हमें, अभी हम मिड ऑफ साइकिल में है ऐसा मुझे लगता है। अब आपको देखना है जिस लेवल के ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं, सारी कंपनीज को जो है अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और ट्रांसफार्मर के अंदर भी मुझे अभी भी अपसाइकिल नहीं लग रही है, अभी भी मुझे मिड साइकिल लग रही है, क्योंकि शिलचार का अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली हमें केपेक्स देखने मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा रिस्क जो है कंपनी के ऊपर वो एकदम पीक ऑफ द साइकिल वाला जो है वो बनकर आता है। तो वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे कंपनी जो है 107 के पीई पर ट्रेड कर रही है, जो कि भाई एक्सपेंसिव है। लेकिन हमें जो है एज इन्वेस्टर वैल्यूएशन करनी है तो फॉरवर्ड पीई पे जो है वो ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब आप ग्रोथ कंपनीज को देखते हो तो फॉरवर्ड पीई जो है आपको राइट पिक्चर देता है कि आगे जाकर जो है, क्योंकि कोई कंपनी अगर बहुत ज्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है ना, तो वहां पे आपको फॉरवर्ड पीई ही राइट पिक्चर देगा, क्योंकि आगे जाकर आपको समझेगा कि आगे के वैल्यूएशन पे जो है अगले साल जो कंपनी पैट करेगी उस हिसाब से जो है आप कितना पैसा पे कर रहे हो कंपनी के लिए। तो अगर हम फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है 130% का जो है टॉप लाइन का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। तो एज ऑफ नाउ 337 करोड़ इन्होंने किया है। तो हमें जो है आराम से जो है आपकी ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो यहां से आप देखोगे तो इन्होंने आपका टॉप लाइन का गाइडेंस कितना दिया था, आई थिंक 750 करोड़ के आसपास का, राइट।
तो 750 करोड़ आप देखोगे तो आप इसे सीधा 2.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 337 से, तो यहाँ आपको जो है 775 करोड़ मिलता है। मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि कंपनी ने 800 करोड़ दिया था, थोड़ा बुलिश हो जाएंगे हम इस केस में। और पैट मार्जिन में ऐसा अज्यूम करता हूँ कि कंपनी जो है अभी अगर आप करंट पैट मार्जिन लोगे तो वो तो कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि पिछले साल जो है वो टर्की का गड़बड़ हुआ था FY25 के अंदर कि वो करेंसी का गेन्स इन्हें देखने मिला था, इनकम स्टेटमेंट पे इंपैक्ट देखने मिला था, जिसकी वजह से इनके पैट जो है वो इफेक्ट हो चुका है। तो राइट पैट मार्जिन जो है कंपनी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि 17 to 18% का पैट कंपनी कर सकती है, तो 144 करोड़ का पैट जो है कंपनी आराम से बना सकती है FY26 के अंदर। तो यहां से आप देखोगे तो एज ऑफ नाउ कंपनी का जो मार्केट कैप है ना वो 7,750 है, तो आपका फॉरवर्ड पी जो है ना वो 53 के आसपास का बनकर आता है। तो आप सोचो आपके मेंटालिटी के अंदर कितना डिफरेंस पड़ गया, 110x का पी और 53 का फॉरवर्ड पी। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब आप ग्रोथ कंपनीज को देखते हो तो आपको जो है फॉरवर्ड पी पे फोकस करना है। अब देखो कोई भी कंपनी अगर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है ना, जैसे मैं आपको मास्टर क्लास के अंदर ऑलरेडी वैल्यूएशन वगैरह किस तरीके से करते हैं मैंने बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है। वैल्यूएशन जो है ना हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। वैल्यूएशन कंपनी का करने का जो है बस 10 मिनट का काम है, क्योंकि मार्केट के अंदर चीजें जो है ना बहुत ज्यादा डायनामिक होती है और चीजें जो है कभी भी सेम नहीं होती है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो 53 का फॉरवर्ड पी हमारा बनकर आ रहा है। एज ऑफ नाउ कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ रेट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने मिलने वाली है। तो यहाँ पे कंपनी के अंदर जो री रेटिंग का पोटेंशियल है ना वो मैं बोलूंगा इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ वाला फैक्टर है ना उसके वजह से हमें कंपनी के अंदर ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो आपको एज इन्वेस्टर ये ट्रैक करना है कि कंपनी के अंदर जो है ग्रोथ नहीं रिड्यूस हो रही है क्या। अगर कंपनी के अंदर कल को ग्रोथ रिड्यूस हो गई तो हमें जो है डी रेटिंग भी देखने मिलेंगी, लेकिन जिस तरीके से कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है गाइडेंस दिया हुआ है, जिस तरीके से अभी तक हमें ग्रोथ देखने मिल रही है कंपनी के अंदर, उस हिसाब से जो है चीजें ऑप्टिमिस्टिक ही लग रही है कंपनी के बारे में। लेकिन रिस्क भी है कि अगर आपके पावर साइकिल के अंदर जो है थोड़ा बहुत स्लो डाउन हमें देखने मिलता है, ओवरऑल चीजें थोड़ी बहुत स्लो डाउन हो जाती है, या फिर कुछ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो जाता है, तो ये सारे कुछ रिस्क भी जो है आपके क्वालिटी पावर के ऊपर बनकर आते हैं। तो एज इन्वेस्टर जो है आपको उन रिस्क के बारे में भी जो है इंडिपेंडेंटली सोचना पड़ेगा। वैल्यूएशन वाइज कंपनी रिच है, लेकिन कंपनी के अंदर जो है ग्रोथ भी है। तो इस नोट पे जो आप खुद बुल बेयर पेस सिनेरियो पे बना सकते हो, वो कैसे बनाते हैं मैं मास्टर क्लास के अंदर सिखा चुका हूं। तो मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंदर जो आपको वैल्यू मिलती है ना वो बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इतना ही रखेंगे क्वालिटी पावर के ऊपर वीडियो। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करना, कंटेंट पसंद आ रहा है, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके साथ साथ मैक्सिमम लोगों से जो है ये चैनल को शेयर करना, ताकि लोग भी जो है समझ पाए कि एक्चुअली जो है इक्विटी रिसर्च प्रैक्टिकली हमारे लाइफ के अंदर जो है करते कैसे है, और इस तरीके से जो है आपको कंपनीज के बारे में सोचना चाहिए, जैसे आज हमने जो है क्वालिटी पावर का डिस्कशन किया। तो पूरा बिजनेस मैंने तोड़ मोड़ के आपके सामने जो है लाकर रख दिया है, सारे मूविंग पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। तो एज इन्वेस्टर आपको जो है इस कंपनी को बस ट्रैक करना है और देखना है कि किस तरीके से जो है चीजें प्ले आउट हो रही है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करना, कंटेंट पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद जय भारत। मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप लोग जो है जल्द से जल्द रजिस्टर कर सकते हो। एक बार मास्टर क्लास का प्राइस इंक्रीज हो गया 2999 से 3499 करने वाला हूं मैं विद इन कमिंग डेज ही, तो जल्द से जल्द जो है रजिस्टर कर लेना। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ।